नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, श्री शक्ति क्लासेस में आज फिर से आपका स्वागत है। आज हम पार्ट 12 लेंगे, नाइट्रोजन उपापचय एवं नाइट्रोजन चक्र, नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म एंड नाइट्रोजन साइकिल। तो आपको पता है कि हमारे जो वायुमंडल है, हमारे वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली जो गैस है वो कौन सी है? नाइट्रोजन, है ना। सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली जो गैस है वो नाइट्रोजन है। और इसकी यदि हम प्रतिशत की बात करें तो वायुमंडल में नाइट्रोजन की 78% नाइट्रोजन की 78% उपस्थिति रहती है। यानी सर्वाधिक मात्रा में नाइट्रोजन 78%, उसके बाद में आपके आता है ऑक्सीजन 21%, है ना। और फिर अन्य गैसों में जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है 0.03, ऑर्गन, नियॉन वगैरह ये गैसें पाई जाती हैं। लेकिन जो सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली जो गैस है वायुमंडल में वो नाइट्रोजन होती है। और ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण गैस होती है। अब ये जो नाइट्रोजन होती है, नाइट्रोजन वह क्या होती है? जीव द्रव्य के प्रोटीन का प्रमुख घटक होता है। नाइट्रोजन जीव द्रव्य का जो प्रोटीन है उसका प्रमुख घटक है। घटक यानी जिससे बना हुआ है प्रोटीन। जीव द्रव्य के जो प्रोटीन है उसका प्रमुख घटक कौन होता है? वो नाइट्रोजन होता है। ठीक है। और पौधों में यदि हम पौधों की बात करें, पौधों में जो नाइट्रोजन है, पौधों में नाइट्रोजन न्यूक्लिक अम्ल, न्यूक्लियोटाइड, प्रोटीन, अमीनो अम्ल आदि रूप में पाया जाता है। तो पौधों के अंदर जो नाइट्रोजन है उसका जो स्वरूप है वो क्या है? या तो वो न्यूक्लियोटाइड के रूप में पाया जाएगा, प्रोटीन के रूप में, न्यूक्लिक अम्ल के रूप में, या अमीनो अम्ल के रूप में, या आपके एंजाइम के रूप में पाया जाता है। एंजाइम्स के रूप में पाया जाता है। कौन? नाइट्रोजन पादपों के अंदर। अच्छा, अभी हमने बात की है कि भाई नाइट्रोजन है उसकी बहुत अधिक मात्रा है वायुमंडल में, लगभग 78% मात्रा इसके पाई जाती है। तो पौधों ये जो गैस है उसकी मात्रा अधिक है। तो जो आपको पता है पत्तियों में रंध्र पाए जाते हैं। रंध्र क्या कर सकते हैं? उस नाइट्रोजन को ग्रहण कर सकते हैं, लेकिन उसको यूटिलाइज नहीं कर सकते, उसका स्वांगीकरण नहीं कर सकते, इसलिए वो उनके कोई काम नहीं आती। तो पौधों में पाए जाने वाले रंध्रों द्वारा, पौधों में पाए जाने वाले रंध्रों द्वारा नाइट्रोजन को सीधे ही वायुमंडल से ग्रहण किया जा सकता है। है ना। लेकिन इस नाइट्रोजन का पौधे स्वांगीकरण नहीं कर सकते। यानी जो नाइट्रोजन पौधों ने डायरेक्टली वायुमंडल से ग्रहण की है, सीधे ही वायुमंडल से ग्रहण की है, रंध्रों के द्वारा, पत्तियों में पाए जाने वाले रंध्रों के द्वारा जिस नाइट्रोजन का उपयोग वो कर रहे हैं उसको ग्रहण तो कर सकते हैं,
लेकिन उस नाइट्रोजन को वो स्वांगीकरण उसका नहीं कर सकते, उसका उपयोग नहीं कर सकते। तो फिर कैसे करेंगे? तो नाइट्रोजन का जो उपयोग है या स्वांगीकरण है, नाइट्रोजन का जो स्वांगीकरण है वो पौधे किस रूप में करेंगे? वो 4 रूप में करेंगे। नाइट्राइट, नाइट्रेट, अमोनिया युक्त यौगिक और अमोनिया युक्त यौगिक, और एक होता है आपके कार्बनिक यौगिकों के रूप में। ठीक है, तो पौधे नाइट्रोजन को निम्न रूप से प्राप्त करते हैं। नाइट्राइट, ठीक है, नाइट्राइट के रूप में, नाइट्रेट के रूप में, और आपका एक अमोनिया युक्त यौगिक, और एक आ जाएगा आपका नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक। इन रूपों के अंतर्गत है, ज्यादातर नाइट्राइट और नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करते हैं, है ना, ज्यादातर नाइट्राइट और नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करते हैं। अभी हम आगे पढ़ेंगे कि भाई पौधे जो सजीव होते हैं, सजीव हैं, वो वायुमंडलीय नाइट्रोजन को सीधे ही ग्रहण नहीं कर सकते, या ग्रहण करेंगे। अभी हमने देखा ही है कि पौधों की पत्तियों के द्वारा वायुमंडलीय नाइट्रोजन को ग्रहण तो किया जा रहा है रंध्रों के द्वारा, लेकिन उसका स्वांगीकरण नहीं हो रहा है। तो क्या हो रहा है कि सजीवों के द्वारा, हम कह सकते हैं कि सजीवों द्वारा वायुमंडलीय नाइट्रोजन का उपयोग प्रत्यक्ष रूप से नहीं किया जा सकता। प्रत्यक्ष रूप से वायुमंडलीय नाइट्रोजन का उपयोग नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि सजीवों के अंदर उससे जो नाइट्रोजन वायुमंडल से ग्रहण किए उसका स्वांगीकरण वो नहीं कर सकते। तो पहले इनको हमने बात की ना, इनको यौगिकों में बदलना पड़ता है, नाइट्रोजन के यौगिकों में बदलना पड़ता है। किनके? नाइट्राइट के रूप में, नाइट्रेट के रूप में, अमोनिया युक्त कार्बनिक यौगिकों के रूप में। तो इनको यौगिकों के रूप में बदलना पड़ेगा। जब यौगिकों के रूप में नाइट्रोजन चेंज हो जाएगा, उसके बाद में पौधे हैं उससे नाइट्रोजन को स्वांगीकृत कर सकते हैं, उसका उपयोग कर सकते हैं। तो सजीवों द्वारा वायुमंडलीय नाइट्रोजन का सीधे प्रत्यक्ष रूप से उपयोग नहीं किया जा सकता, उपयोग नहीं किया जा सकता। लेकिन कुछ जीवाणु, नीलहरित शैवाल, ये क्या करेंगे? वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करेंगे या उनका यौगिकीकरण करेंगे, उनको यौगिकों में, नाइट्रोजन के यौगिकों में बदल देते हैं, जो कि हम अभी आगे पढ़ेंगे। तो सजीव तो नहीं कर सकते, लेकिन कुछ जो एक कोशिकीय छोटे जीव हैं, जीवाणु वगैरह है ना, बैक्टीरिया है, नीलहरित शैवाल है, ये लोग क्या करेंगे? ये इस नाइट्रोजन को यौगिकों के रूप में बदल देंगे और फिर उनसे पादपों को वो यौगिक है वो मृदा से प्राप्त हो जाते हैं। तो मृदा के अंदर जो यौगिक बनते हैं इन नाइट्रोजन के, उनको फिर पौधे हैं वो प्राप्त करते हैं और अपनी वृद्धि को सुनिश्चित करते हैं। अब देखिए आगे है आपके नाइट्रोजन चक्र, नाइट्रोजन साइकिल। ठीक है, नाइट्रोजन साइकिल क्या है? नाइट्रोजन साइकिल कि भाई पौधों द्वारा नाइट्रोजन को यूटिलाइज किया गया, उसका उपयोग किया गया। कब? नाइट्रोजन के यौगिकों के रूप में। सूक्ष्म जीवों ने नाइट्रोजन का क्या क्या कर दिया? यौगिकीकरण किया। उस यौगिकीकरण के कारण जो यौगिक बने, नाइट्रोजन के जो कार्बनिक यौगिक बने, उनको फिर पौधों द्वारा ग्रहण कर लिया गया। और जब पौधा नष्ट हो जाता है, पौधे का ह्रास हो जाता है, तो वही नाइट्रोजन निकलकर वापस कहाँ चली जाती है? वायुमंडल के अंदर पहुंच जाती है। तो ये एक चक्र चलता रहता है।
वो पौधों द्वारा नाइट्रोजन को ग्रहण करने के बाद में उसका उपयोग करने के बाद में वो नाइट्रोजन वापस पौधे से बाहर आ जाना उसके मृत होने पर और वापस वायुमंडल में चली जाना। तो इस प्रकार नाइट्रोजन का जो संतुलन है वो प्रकृति में बना रहता है और इसे हम क्या कहते हैं, नाइट्रोजन चक्र कहते हैं, नाइट्रोजन साइकिल कहते हैं। तो नाइट्रोजन जो साइकिल है वो 3-4 बिंदुओं के अंतर्गत आता है। एक होता है नाइट्रोजन स्थिरीकरण, एक होता है अमोनीकरण, एक होता है नाइट्रीकरण और एक होता है विनाइट्रीकरण, है ना। नाइट्रोजन स्थिरीकरण, अमोनीकरण, नाइट्रीकरण और विनाइट्रीकरण। अब इनका हम अलग अलग से पढ़ेंगे इनको। पहला हम लेंगे नाइट्रोजन स्थिरीकरण। देखो नाइट्रोजन स्थिरीकरण क्या होता है। हमें पता है कि नाइट्रोजन के एक अणु में, ये भी नाइट्रोजन का एक अणु, नाइट्रोजन के एक अणु में, है ना, नाइट्रोजन के 2 परमाणु आपस में त्रिसंयोजी बंध से क्या होते हैं, बंधित रहते हैं। त्रिसंयोजी बंध से क्या रहते हैं, बंधित रहते हैं। ये नाइट्रोजन है, ये एक परमाणु है, एक ये परमाणु है, तो 2 परमाणु हो गए, तभी तो हमने N2 लिखा है। तो नाइट्रोजन के 2 परमाणु आपस में ट्रिपल बॉन्ड से क्या होता है, बहुत मजबूती के साथ ये क्या होते हैं, जुड़े रहते हैं। अतः यह निष्क्रिय अवस्था में रहता है। निष्क्रिय अवस्था में रहता है। निष्क्रिय अवस्था में क्यों रहेगा भाई, निष्क्रिय अवस्था में इसलिए रहेगा ना, क्यों, क्योंकि ये जो बॉन्ड है, बंधन है इनका दोनों का, दोनों परमाणुओं का, वो बहुत मजबूत बंधन है, टूटेगा नहीं। और जब टूटेगा नहीं तो ये किसी दूसरे परमाणुओं से क्या करेंगे, बंध नहीं बना पाएंगे। जब बंध नहीं बनेंगे तो क्या नहीं होगी, रिएक्शन नहीं होगी, क्रिया नहीं होगी। इसलिए हमने क्या लिखा है कि ये निष्क्रिय अवस्था में रहते हैं। क्यों, क्योंकि ये दोनों परमाणु आपस में बहुत ही मजबूती के साथ में ट्रिपल बॉन्ड से, त्रिसंयोजी बंध से क्या होते हैं, बंधित रहते हैं। इसलिए यदि मान लो किसी दूसरे के साथ में क्रिया करनी है, जब क्रिया करेंगे तो इस बॉन्ड को क्या करना पड़ेगा, ब्रेक करना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा, है ना, तोड़ना पड़ेगा। अभी हमने बात की है कि ये जो बंध है दोनों के मध्य, दोनों परमाणु के मध्य जो ट्रिपल बॉन्ड है ना, वो बहुत मजबूत है, इसको तोड़ना पड़ेगा। तो कोई चीज मजबूत है, हार्ड है, तो उसको तोड़ने में भी क्या होगा, ज्यादा मेहनत लगेगी। ज्यादा मेहनत का मतलब क्या, अधिक मात्रा में ऊर्जा की खपत होगी। तो इस ट्रिपल बॉन्ड को तोड़ने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो ट्रिपल बॉन्ड तब टूटेगा जब इसको अधिक मात्रा में ऊर्जा देकर तोड़ा जाएगा। तो अब यदि नाइट्रोजन स्थिरीकरण की हम बात करें तो यह मुख्यतः 2 प्रकार का होता है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण मुख्यतः 2 प्रकार से होता है। एक होता है आपके अजैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण, अजैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण, और एक होता है आपका जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण।
तो दो प्रकार का नाइट्रोजन स्थिरीकरण दो प्रकार का होता है, एक होता है जैविक और एक होता है अजैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण। अब देखिए आपके पहला आता है अजैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण। अजैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण होता है वो पर्यावरणीय कारकों के द्वारा क्या होता है, संपन्न होता है। पहली चीज तो ये कि अजैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण किनके द्वारा, पर्यावरणीय कारकों द्वारा संपन्न होता है। यानी अजैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण में जो स्थिरीकरण होगा नाइट्रोजन का वो पर्यावरण के कारण होगा। पर्यावरण में जो पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के जो कारक हैं, घटक हैं, उनके द्वारा ये स्थिरीकरण संपन्न होता है। ठीक है, यह भी दो प्रकार का होता है, ये भी दो प्रकार का होता है। कौन सा, अजैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण भी दो प्रकार का है। एक होता है आपके वायुमंडलीय अजैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण और एक होता है औद्योगिकी नाइट्रोजन स्थिरीकरण। ठीक है ना। तो जो अजैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण है वो पर्यावरणीय घटकों के द्वारा, पर्यावरणीय कारकों के द्वारा संपन्न होता है। ये भी दो प्रकार का होता है, एक होता है प्रकार इसका वायुमंडलीय नाइट्रोजन स्थिरीकरण और एक होता है औद्योगिकी नाइट्रोजन स्थिरीकरण। तो हम पहले ये लेते हैं फर्स्ट वायुमंडलीय नाइट्रोजन स्थिरीकरण। आपको पता है कि जब बरसात के समय बिजलियां कड़कती हैं तेज गर्जना के साथ में, जब बरसात होती है तो बिजलियां भी क्या होती है, चमकती है, तेज बिजलियां चमकती हैं। अब जब तेज बिजलियां जब चमकेंगी तो उससे क्या होता है कि उस समय जब बिजलियों की गर्जन होती है, गड़गड़ाहट होती है, तो वहाँ के आसपास का जो तापमान है वो अब थोड़ा सा क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, बढ़ जाता है ना। वहाँ का तापमान है वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। और उस स्थान की, क्योंकि वायुमंडल में ये घटना वायुमंडल में हो रही है और आपको पता है वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में गैस कौन सी है, नाइट्रोजन। तो जब वहाँ का तापमान बढ़ जाएगा तो उस स्थान विशेष की जो नाइट्रोजन है वो क्या करेगा, ऑक्सीजन के साथ उसका संयोग हो जाएगा, ऑक्सीजन के साथ में संयोग हो जाएगा और नाइट्रस ऑक्साइड बना लेता है। तो ये देखो ये पूरी प्रक्रिया किस प्रकार संपन्न होती है। तो जब आकाश में तड़ित यानी बिजली चमकती है तो क्या होता है, तो वहाँ का जो तापमान है वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, जिस कारण वायुमंडल की मुक्त नाइट्रोजन क्या करेगी, ऑक्सीजन के साथ संयोग करती है। बिजली के गर्जना के कारण, बिजली के चमकने के कारण वहां का आसपास का, जहां पर बिजली चमक रही है वातावरण, वहां का तापमान है वो थोड़ा सा ज्यादा हो गया और नाइट्रोजन ने किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ में क्या कर लिया, संयोग करती है और क्या बनाता है, नाइट्रस ऑक्साइड
नाइट्रस ऑक्साइड NO, नाइट्रस ऑक्साइड यानी NO का निर्माण होता है ना। तो जैसे मान लो ये नाइट्रोजन है, ये क्या है, ऑक्सीजन है, तड़ित। अब नाइट्रोजन ने ऑक्सीजन के साथ में संयोग कर लिया, क्या बन जाएगा 2NO, यानी नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड बन गया। अब ये जो नाइट्रस ऑक्साइड बना है, नाइट्रस ऑक्साइड बना है, ये क्या करेगा, पुनः ऑक्सीजन के साथ में संयोग करेगा। नाइट्रस ऑक्साइड है, पुनः ऑक्सीजन के साथ में संयोग करेगा। नाइट्रस ऑक्साइड पुनः ऑक्सीजन के साथ संयोग करेगा तथा क्या बनाता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड यानी NO2, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो ये नाइट्रस ऑक्साइड है, ये फिर ऑक्सीजन के साथ में क्रिया करेगा और क्या बना लेगा, क्या बना लिया इसने, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, है ना। फिर से देखो कि जो अजैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण है वो दो प्रकार का होता है, एक वायुमंडलीय नाइट्रोजन स्थिरीकरण और एक होता है औद्योगिक नाइट्रोजन स्थिरीकरण। वायुमंडलीय नाइट्रोजन स्थिरीकरण की हम बात करें तो जब बरसात के मौसम में बिजलियां चमकती हैं, है ना, और बरसात होती है तो उस समय वहाँ जो वायुमंडल का तापमान है, जहाँ पर बिजलियां चमक रही हैं तेज गर्जना के साथ में, वहाँ का तापमान थोड़ा सा क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। बढ़ने के कारण वायुमंडल की जो मुक्त नाइट्रोजन है वो क्या करेगी, ऑक्सीजन के साथ में उसका संयोग हो जाएगा, और ऑक्सीजन के संयोग हो जाएगा तो आपस में जब वो संयोग करेंगे तो क्या किसका निर्माण होगा, नाइट्रस ऑक्साइड का निर्माण होगा। तो नाइट्रस ऑक्साइड बनेगा वो पुनः ऑक्सीजन के साथ में संयोग कर लेगा, जिसके कारण नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का निर्माण होगा। अब देखते हैं आगे क्या होता है। तो ये जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनी है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनी है। अब वो क्या करेंगे, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है जल के साथ क्रिया करके नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जल के साथ क्रिया करके क्या करेगी, नाइट्रस अम्ल यानी HNO2 व नाइट्रिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल HNO3 का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। अब ये जो आपके नाइट्रस अम्ल या नाइट्रिक अम्ल जो बने हैं, ये नाइट्रिक अम्ल क्या होगा, नाइट्रिक अम्ल वर्षा जल के साथ, वर्षा जल के साथ भूमि पर पहुंच जाते हैं और क्षारीय पदार्थों से, क्षारीय यौगिकों से क्रिया करके क्या बनाते हैं, नाइट्रेट, नाइट्रेट NO3 का निर्माण करते हैं। ठीक है, और इस नाइट्रेट को फिर पौधे
ग्रहण कर लेते हैं। हमने बात की थी कि पौधे हैं वो नाइट्रोजन का सीधे रूप में ग्रहण नहीं कर सकते, बल्कि उनके यौगिकों के रूप में ग्रहण करते हैं। नाइट्रेट, नाइट्रेट के रूप में, नाइट्राइट के रूप में, अमोनिया युक्त यौगिकों के रूप में, या नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिकों के रूप में उसको ग्रहण करते हैं। तो यहाँ पर नाइट्रेट के रूप में उसको ग्रहण कर लेते हैं। इसको यदि समीकरण के हिसाब से देखें तो सबसे पहले क्या हो रहा था कि नाइट्रोजन ने ऑक्सीजन के साथ में, नाइट्रोजन क्या करेगा, वायुमंडल की जो मुक्त नाइट्रोजन है वो ऑक्सीजन के साथ में संयोग करेगी। कब? जब बिजलियां चमकती हैं, तापमान बढ़ जाता है, तापमान बढ़ने के कारण नाइट्रोजन है वो ऑक्सीजन के साथ में संयोग करेगा और क्या बना लेगा, NO, नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड का निर्माण हो जाता है। फिर नाइट्रोजन ऑक्साइड है पुनः ऑक्सीजन के साथ में क्रिया करता है तो क्या बन जाता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, है ना, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का निर्माण हो जाता है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड क्या करेगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जल के साथ में क्रिया करेगा, और जल के साथ में क्रिया करेगा तो एक तो नाइट्रिक अम्ल HNO2 और एक HNO3, नाइट्रेट और नाइट्रिक अम्ल HNO2 और HNO3 का क्या होता है, निर्माण होता है, नाइट्रेट अम्ल और नाइट्रिक अम्ल। अब ये जो नाइट्रिक अम्ल है ये वापस भूमि पर आएगी और क्या है, क्षारीय पदार्थों से क्रिया करेगी, जिसके कारण नाइट्रेट का निर्माण होता है NO3-, और इस नाइट्रेट के रूप में ही फिर पौधे नाइट्रोजन को क्या कर लेते हैं, ग्रहण कर लेते हैं। तो जो अजैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण का उसका जो पहला प्रकार है वायुमंडलीय नाइट्रोजन स्थिरीकरण, वो हमने देख लिया। दूसरा आता है आपके औद्योगिकी नाइट्रोजन स्थिरीकरण, औद्योगिकी नाइट्रोजन स्थिरीकरण। इसमें देखिए क्या होता है कि जो वायुमंडल की जो नाइट्रोजन है, वायुमंडलीय नाइट्रोजन उच्च ताप, उच्च दाब व उत्प्रेरक की उपस्थिति में, उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजन के साथ संयोग करके अमोनिया का निर्माण करती हैं। इस अमोनिया का उपयोग रासायनिक उर्वरक बनाने में किया जाता है। अमोनिया निर्माण की इस विधि को हेबर विधि कहते हैं, है ना। देखो कि जो नाइट्रोजन है उसको हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर और उत्प्रेरक की उपस्थिति में किसके साथ में, हाइड्रोजन के साथ संयोग करवाया जाता है। तो किसका निर्माण होता है, अमोनिया का निर्माण होता है, अमोनिया का निर्माण हो जाता है। और अमोनिया का निर्माण हो रहा है, और अमोनिया का उपयोग क्या है, रासायनिक उर्वरक बनाने में, रासायनिक खाद बनाने में आता है। तभी तो उसका हमने क्या नाम रखा, औद्योगिकी नाइट्रोजन स्थिरीकरण। ये औद्योगिक रूप से काम में आ रहा है, इसलिए इसका नाम है औद्योगिकी नाइट्रोजन स्थिरीकरण। तो उच्च ताप, उच्च दाब और उत्प्रेरक की उपस्थिति में नाइट्रोजन का संयोग है वो हाइड्रोजन से होता है, जिसके कारण अमोनिया का निर्माण होता है ना। और इस अमोनिया का जो उपयोग है वो रासायनिक खाद, रासायनिक उर्वरक बनाने में किया जाता है। और अमोनिया निर्माण की जो विधि है ये कहलाती है आपके हेबर विधि।
तो देखिए नाइट्रोजन, ठीक है, प्लस हाइड्रोजन, उच्च ताप दाब और उत्प्रेरक, क्या बन जाएगा? NH3 यानी अमोनिया। और अमोनिया भी क्या है? नाइट्रोजन, यौगिकीकरण का नाइट्रोजन का ये क्या होता है? इसमें भी नाइट्रोजन है ना, इसका एक पार्ट है नाइट्रोजन का, यौगिकीकरण के द्वारा जो पौधों को प्राप्त होता है। तो ये कहलाती है आपके औद्योगिक नाइट्रोजन स्थिरीकरण। तो जैविक और अजैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण हम पढ़ रहे हैं। जो अजैविक जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण है उसमें हमने उसके दो भाग देख लिए, वायुमंडलीय नाइट्रोजन स्थिरीकरण और एक होता है आपके औद्योगिक नाइट्रोजन स्थिरीकरण। अब आता है आपके जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण। अब ये क्या होता है? तो वायुमंडल में पाए जाने वाले कुछ सूक्ष्म जीव क्या करते हैं? वायुमंडल में पाए जाने वाले कुछ सूक्ष्म जीव वायुमंडल की नाइट्रोजन को कार्बनिक या अकार्बनिक यौगिकों के रूप में यौगिकीकरण करते हैं। इन सूक्ष्म जीवों को डाईएज़ोट्रोप कहा जाता है। यानी जब नाइट्रोजन का स्थिरीकरण या यौगिकीकरण सूक्ष्म जीवों के द्वारा होता है, देखो वहां पर तो अजैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण में किसके द्वारा हो रहा था? पर्यावरणीय कारकों के द्वारा, हाई प्रेशर द्वारा, उत्प्रेरक द्वारा, उच्च दाब के द्वारा हो रहा था। उसमें किसी भी प्रकार का कोई जो जीव है उसका पार्टिसिपेट उसने नहीं लिया था, भाग नहीं लिया था, इसलिए उसका नाम ही अजैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण है। लेकिन यहाँ पर वायुमंडल में यदि जो नाइट्रोजन है उसका जो यौगिकीकरण है यदि वो सूक्ष्म जीवों के द्वारा संपन्न होता है और नाइट्रोजन को कार्बनिक और अकार्बनिक यौगिकों के रूप में बदला जाता है, किसके द्वारा? सूक्ष्म जीवों के द्वारा, तो उसे हम क्या कहेंगे? जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहेंगे। और इस प्रकार के सूक्ष्म जीवों को डाईएज़ोट्रोप कहा जाता है। अब जो जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण है, जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण, जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण ये भी दो प्रकार का होता है। जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण भी दो प्रकार का होता है। एक होता है असहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण, असहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण, और एक होता है सहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण। तो ये सूक्ष्म जीवों के द्वारा नाइट्रोजन स्थिरीकरण होता है, उसमें वातावरणीय कारकों का कोई इसमें प्रभाव नहीं होता, कोई भाग नहीं लेते, और सूक्ष्म जीव ही इनको नाइट्रोजन का यौगिकीकरण करते हैं या स्थिरीकरण करते हैं, इसलिए इसका नाम भी क्या है? जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण। और ये दो प्रकार का होता है, असहजीवी और सहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण। अब देखो पहला है आपका असहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण, है ना। जो जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण है वो दो प्रकार से संपन्न होता है, असहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण और सहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण। तो हम देखेंगे कि असहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण क्या होता है। तो इस प्रकार का
इस प्रकार का नाइट्रोजन स्थिरीकरण जो होता है वो मृदा में स्वतंत्र रूप से उपस्थित सूक्ष्म जीवों द्वारा होता है। ठीक है, किनके द्वारा? कि इस प्रकार का जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण हो रहा है वो मृदा में उपस्थित स्वतंत्र सूक्ष्म जीवों के द्वारा होता है। वो किसी के साथ में रहते नहीं है, तभी उसका नाम क्या है? असहजीवी। यानी उनका जो जीवन है वो किसी दूसरे जीव पर निर्भर नहीं है, या वो साथ साथ दो जीव आपस में साथ साथ नहीं रहते और स्वतंत्र रूप से मृदा में उपस्थित होते हैं। अब इनमें से यदि असहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले हम जीवा के प्रकारों की बात करें तो ये कुछ इस प्रकार हैं। एक होता है वायुजीवी जीवाणु, इसका उदाहरण होता है एजोटोबैक्टर। अवायवीय जीवाणु क्लोस्ट्रीडियम। प्रकाश संश्लेषित जीवाणु क्लोरोबियम। और एक रोडोसुडोमोनास भी होता है, रोडोसुडोमोनास। एक होता है आपका साइनोबैक्टीरिया या नीलहरित शैवाल, साइनोबैक्टीरिया भी बोलते हैं इसको, साइनोबैक्टीरिया या नीलहरित शैवाल। और एक होता है आपके कवक और यीस्ट। तो ये क्या है? ये सारे के सारे जो जीवाणु हैं इनके ये असहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जीवाणु हैं जो कि मृदा में स्वतंत्र रूप से उपस्थित रहते हैं। आज के लिए इतना ही। कल फिर एक अलग टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।